धन्यवाद राजीव जी। एक तो नकारात्मकता के साथ हम अपने चुनाव अभियान को चला नहीं सकते। 10 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आप केवल विपक्ष की और खासतौर से कांग्रेस की आलोचना के आधार पर अगर आप जन समर्थन हासिल करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात, तथ्यहीन बातें करके आप लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते। अब तो तुरंत लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं ना। अगर आप कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस और उसकी तैयारी कर रही है, तो 50 जो प्रियंका गांधी ने कहा कि 50 साल हम शासन में थे, क्या किसी का छीना? किसी की कान की बाली भी छीनी, मंगलसूत्र तो बड़ी चीज है। ये तो सबके निगाह में है। 3-3 4-4 राज्यों में इसकी सरकार है, क्या कहीं छीन लिया? कहीं नहीं छीना। तो अगर आप जो बात कहते हैं वह तथ्यहीन है। आप बात करते हैं कि आप कांग्रेस अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती, मतलब आप हिंदू मुसलमान जो आपका बहुत पेट विषय रहा है उस पर आप उतर आए। तो क्या कांग्रेस ने कहीं भी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दिया है अपने केंद्र के शासनकाल में या राज्यों के शासनकाल में? बीजेपी ने तो दिया है। बीजेपी ने कर्नाटक में जब देवेगौड़ा साहब की सरकार थी जिसका वो समर्थन कर रही थी, उस समय पिछड़ों का आरक्षण छीन करके इन्होंने किसको दिया था? छीना नहीं छीना इन्होंने। और जो पिछली बार आपने कहा कि जो कांग्रेस की सरकार ने अल्पसंख्यकों का आरक्षण दिया, अल्पसंख्यकों का आरक्षण दिया था, मुसलमानों का आरक्षण नहीं दिया था, उसको हमने वापस ले लिया। लेकर के दिया किसको आपने? क्या अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति को दिया? आपने वो का लिंगायतों को दिया। और अभी कब दिया? जब चुनाव सिर पे आ गया। अपने 4 साल के शासनकाल में तो आपको याद नहीं आया हो। ये जितनी चीजें हैं वो सबके सामने है, इसलिए आप इस विषय यह जनता स्वीकार नहीं कर सकती। तीसरी बात, अगर आप बात कीजिए, जब चुनाव अभियान शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री जी के 2 प्रिय विषय थे। एक था वंशवाद और दूसरा था भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि तमाम भ्रष्टाचारी मुझको हटाने के लिए एक हो गए। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि वंशवाद से योग्यता के साथ समझौते होते हैं या योग्यता उपेक्षित हो जाती है। तो चुनाव के शुरुआत में इन्होंने 2 विषयों को बड़ी तेजी से चलाया, लेकिन जब वो जमुई में प्रचार करने जाते हैं तब वो वंशवाद उनको याद नहीं आता। एक शब्द अपने पूरे भाषण में नहीं कहा उन्होंने। यह जो भ्रष्टाचार का इशू था वह इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आते ही वो एकदम बिखर गया, पूरा का पूरा बिखर गया कि भ्रष्टाचार हुआ कहां पे है और सबकी आंख के सामने हुआ है। कोई 10 साल में अगर कहीं भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया था तो 10 साल में साबित होना चाहिए था। आपकी आलोचनाएं कांग्रेस के इसलिए नहीं चल सकती लोगों की निगाह में कि अगर यह आरोप आपके सही हैं या ये आरोप आपके गंभीर हैं तो 10 सालों में यह साबित हो जाने चाहिए थे। आप सत्ता में थे, आप इन चीजों को सामने ला सकते थे। अब यह बयानबाजी का विषय नहीं रह गया कि कांग्रेस ने कोई भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया, संविधान ने कांग्रेस ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकार छीन लिए, कांग्रेस ने मुसलमानों को संसाधन सौंप दिए। अगर ये बातें थी तो 10 साल में प्रमाणिक तरीके से सरकार को सामने लाना चाहिए था। 10 साल तो आप बोले नहीं किसी विषय पर, अब आप अचानक किन विषयों में बोलने लगे। तो यह आलोचना, यह नकारात्मकता आपके चुनाव को चढ़ा नहीं सकती, संभव नहीं है। दूसरी तरफ जो काम 2014 में बीजेपी ने किया था वह काम इस 2024 के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के वो लेकर के आई है। वो सब कुछ विकल्प लेकर के आई है। वो ये कह रही है कि हम गरीबी दूर करने का प्रयास कैसे करेंगे। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि आज 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है जी, तो लोगों को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या यही रेशियो कांग्रेस के शासनकाल में था? जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब भी यही रेशियो था? क्या नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे तब भी यही रेशियो था? जब यूपीए 1 या यूपीए 2 शासन में था तब भी ये रेशियो था? या संपत्ति के जो लोगों के बीच में आर्थिक खाई थी उस आर्थिक खाई को पाटने की कोशिश की गई थी? ये लोग आज विश्लेषण कर रहे हैं। बीजेपी तो इसका कोई काउंटर नहीं कर पा रही है क्योंकि तथ्य था ही नहीं। और ये जो आर्थिक विषमता है, इस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए जो कांग्रेस ने कोशिश की थी वो सबके सामने है। राहुल गांधी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह उन आरोपों का जवाब कांग्रेस बीजेपी के पास नहीं है। अगर ये कांग्रेस या इंडिया दल समूह ये कहता है कि बेरोजगारी दूर करना हमारी प्राथमिकताओं में,
वो ये कह नहीं, वो किसी आलोचना नहीं कर रहा, वो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसकी उपेक्षा की, बेरोजगारी को बढ़ने दिया, और हमारा प्लान ये है कि हम कैसे बेरोजगारी को दूर करेंगे जी। वो ये कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात इन्होंने कही थी, इन्होंने नहीं किया। हम एमएसपी को कानूनी अधिकार देंगे जो किसानों की मांग है। वो ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करेंगे, लोगों की जेब में पैसा होगा। ये टकाटक की जो बात हो रही है, या कि आपकी जेब में पैसा होगा, एक एक नागरिक के पास पैसा होगा, और जब आपकी जेब में पैसा होगा तब अर्थव्यवस्था में आपका योगदान होगा, बाजार में मांग बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, और अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी इसकी बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों की बात करती है उसको आप भौतिक रूप से कुछ भी उसका सत्यापन नहीं कर सकते। राष्ट्र का गौरव बढ़ गया, अरे राष्ट्र का गौरव घटा कब था? इस चीज का कोई आप आगे पास कोई बैरोमीटर नहीं है कि आप ये कहें कि साहब ये देखिए बढ़ा हुआ गौरव यह है और घटा हुआ गौरव यह है। इस तरह की जो बातें होती है, आपको चंद्रयान जब लैंड किया था तो आपको गौरव हुआ कि नहीं हुआ? इन विषयों पर आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। और आप इस पे भी समझिए कि जैसे मैं तो गृह मंत्री जी का भाषण सुनता हूं, केवल 3 बातें कहते हैं। 370 हमने खत्म कर दिया, राम मंदिर का हमने निर्माण करा दिया, और समान नागरिक संहिता हम लागू कर रहे हैं। 3 बातें उनके हर भाषण में होती है। मैं लगातार उनके भाषणों को सुनता हूं कि ये तीनों से अलग कोई बात कहे, अखबारों में पढ़ता हूं कि कहीं कोई और अन्य कोई बात कही। 3 बातों का उल्लेख एकदम बिना भूले वो करते हैं। अगर 370 जम्मू कश्मीर की जनता के मांग पर आपने दूर किया था, तो आपने उसको आप चुनाव कराइए। असेंबली के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? 5 लोकसभा की सीटें हैं, उन 5 लोकसभा की सीटें 5 चरणों में करा रहे हैं। कहीं मतलब कभी होता था? इस गोया कि आपके किस तरह की व्यवस्था है, और भारतीय जनता पार्टी में विरोध की स्थितियां नहीं सामने आती थी। आप किस तरह से कमजोर हुए हैं, नेतृत्व में कैसे कमजोर हुआ है, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नाटक में ईश्वरप्पा और लद्दाख में उनके वर्तमान सांसद। इन दोनों के इनके वर्तमान सांसद का आपने टिकट काटा, जो प्रतिक्रिया हुई है यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने लोगों के बीच में कितना कमजोर हुआ। और ईश्वरप्पा ने जो अपनी उम्मीदवारी ठोकी और कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता के खिलाफ, उनके चुनाव क्षेत्र सिमोगा से, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को किस तरह से घोषित करने में विफल है। आप जितनी बातें आप कर रहे हैं, अब जब आपका भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति आपके सामने नहीं आई, पहले चरण में एकदम से आपका चुनाव बिखर गया। मेरा अपना विश्वास है, मैंने जितना अनुभव किया है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि जो चुनाव शांत है वो नायास है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं के बीच में एक अलग तरह का असंतोष है, और भारतीय जनता पार्टी जिस आधार पे अपने मतदाताओं को एकत्रित की थी वो था हिंदुत्व का नारा, वह पूरा का पूरा बिखर गया। जातियों में पूरे लोग बंट गए, जातीय स्वाभिमान लोगों के सामने आ गया, और ये जातीय स्वाभिमान केवल इस बात पर लेकर के आया कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। लोग बात कहते हैं कि ये लोग संविधान और आरक्षण का मुद्दा लोगों तक पहुंचा नहीं है, कांग्रेस या विपक्ष इसको पहुंचा नहीं पाया। अब बात करके देखिए राजीव जी, आज दोपहर में एक मोची है उसके पास में गया था, एक बैग मेरा था जिसका एक सिलन खुल गई थी, उसके सिलवाने के लिए। उस व्यक्ति से मैंने पूछा कि ये चुनाव में क्या आप लोग सोचते हैं, क्या किस तरह का माहौल है? उसने कहा साहब बड़े खतरे में हम लोग हैं, ये आरक्षण हम लोगों का बचेगा कि नहीं बचेगा, सबसे बड़ी समस्या यह है। यह उस व्यक्ति का बयान है जो सड़क के किनारे बैठ करके जूतों की मरम्मत करता है, और वह उसके जीविकोपार्जन का साधन है। हमने कहा कि ये आपको किसने बता दिया कि संविधान खतरे में है? कहे कि अरे आप पढ़ लीजिए, हर जगह ही बात हो रही है। आप नौकरी आप देते नहीं है, नौकरी जो देने के प्राविधान है उनका आप उल्लंघन करते हैं। जिन जिन जगहों पर बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती थी जिससे हमारे समुदाय के लोगों को आगे बढ़ने का मौका था, वो आपने अवसर छीन लिए। 60 लाख लोगों ने आवेदन किया पुलिस की भर्ती के उत्तर प्रदेश में, आप प्रश्न पत्र लीक होने के नाम पे बात खत्म हो गई। यह घर घर पहुंचा हुआ है,
यह बड़े लोगों की गलतफहमी है, जो लोग ये बैठ करके राजधानियों में सोचते हैं कि साहब इसको ये आम आदमी तक नहीं पहुंचा है। एक एक व्यक्ति को यह पता है कि किस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह चाहे सूरत की घटना हो और चाहे चंडीगढ़ की घटना हो, इन विषयों पर लोग बात कर रहे हैं। और उनके लिए विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया, उनका आरक्षण छीना गया, तो उनके सशक्तिकरण का जो तौर तरीका है वह उनके हाथ से निकल जाएगा। उनके पास है क्या? अगर सरकारी नौकरियां इस वर्ग को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लोगों को न मिला होता, तो क्या वह समाज के मुख्य धारा में शामिल हो पाते? क्या केंद्रीय जो निजी प्रतिष्ठान और संस्थान है या औद्योगिक घराने हैं, उनको उस तरह का प्रोत्साहन दे पाते हो? या जिस तरीके का संवैधानिक संरक्षण उनको सेवा में आने के बाद मिला हुआ, क्या इस तरह का संरक्षण कोई दे पाता? यह उनको और उनकी चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी का जो आक्रामक हिंदुत्व है, उससे वो चिंतित है और बड़े पैमाने पर चिंतित है। यह सामान्य बात नहीं है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि व्यापक समाज के निचले स्तर में इसकी चर्चा, उसी तरह से ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। मैं कई बार सोचता हूं कि जो लोग कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला गांव तक कैसे पहुंचेगा, अरे साहब, बोफोर्स का एक मसला विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अकेले गांव गांव घर घर पहुंचा दिया। उससे ज्यादा जागरूकता और शिक्षा बढ़ी है। एक छोटी सी पर्ची कोर्ट की जेब से निकाल करके गांव गांव पहुंचा दिया उन्होंने, हर आदमी चर्चा करने लगा था, जो बाद में पूरी तरह से काल्पनिक साबित हुआ। आज इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को नैतिकता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, चाल चरित्र और चेहरे के नाम पर एक अलग तरह की छवि बनाकर रखी हुई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले ने पूरी तरह से उनके चेहरे को धूल-धूसरित किया हुआ। तो आपके पास बताने के लिए क्या है? क्या 10 साल शासन में रहने के बाद अपने पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करके आप जन समर्थन हासिल कर सकते हैं? क्या उन मुद्दों को हवा देकर के आप जन समर्थन हासिल कर सकते हैं जो आधारहीन है, तथ्यहीन है, जनता के सामने है? संभव नहीं है जी। आपको जो लोगों के जनजीवन से जुड़े हुए सवाल हैं, उनके बारे में एक वैकल्पिक बात करनी पड़ेगी कि इसका समाधान आपके पास क्या है। और वो समाधान देने की स्थिति में आप नहीं है, क्योंकि 10 सालों तक आपने उसका कोई समाधान नहीं किया। जब 10 साल तक आप कहें कोई नई बात कहते भी हैं, तो लोग कहते हैं कि आपने 10 साल क्या किया। अगर आप कृषि की स्थिति बेहतर करना चाहते हैं तो 10 साल में आपने क्या किया? अगर आप औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, बाजार में मांग बढ़ाना चाहते हैं, तो 10 साल में आपने क्या किया? अब ये सवाल पैदा हो जाता है आपके साथ, और इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। और यह जो बात हम हो रही है, जो पैटर्न इस समय चुनाव का चल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी सुधार करने की स्थिति में नहीं है, संभव नहीं है। और जो वजह इसकी मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने जो आक्रामकता रखी, जो मुद्दे उठाए, वो अपने मुद्दों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया। और यह मुद्दे कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से शुरू कर दिए थे। वो अब सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा, चाहे आप उनकी रैली हैदराबाद की याद कीजिए, चाहे बेंगलोर की याद कीजिए, चाहे इंदौर की याद कीजिए, हर जगह उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। सरकार की विफलताओं के मुद्दों को राहुल गांधी ने अपने हर 10 लोगों से अगर उन्होंने बात की है एक छोटी सी बैठकों में, तब ये बात उन्होंने उठाई। बेंगलोर में उनके युवकों के साथ या महिलाओं के साथ हुई सभाओं को आप याद कीजिए, जिनको आप कई बार दिखा चुके हैं। कांग्रेस और अपने घोषणा पत्र में विकल्प की बात की, केवल आलोचना की बात नहीं की। जब आप लोगों के सामने एक नक्शा प्रस्तुत करते हैं, तो वह लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र होता है। उस पर बहस होती है कि कांग्रेस जो कह रही है वह कितना प्रैक्टिकल है, कितना जनहित में है, और कितना उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी है जिसे लोग रोज बरोज जूझ रहे हैं। इन आधारों पर इंडिया दल समूह ने, और जो प्रेम कुमार जी ने कहा कि इंडिया दल समूह के जो सदस्य हैं वो अपने अपने राज्यों में बहुत प्रभावी तरीके से अपने राजनीतिक अभियान को चलाए हुए। आप दोनों की सभाओं को देख लीजिए। आज आपने एक सवाल पूछा कि राहुल गांधी के विश्वास का आधार क्या है जी। राहुल गांधी के भाषण में जो जनता का रिस्पांस है वो उनके विश्वास का आधार है। जब वो अपनी बात कर रहे हैं, चाहे विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, तो लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यह उनके विश्वास का आधार है। और यह केवल एक जगह नहीं है, जितनी सभाएं हो रही हैं उन सभी सभाओं में एक रिस्पॉन्सिव पॉपुलेशन वहां मौजूद है। अगर जनता आपसे जुड़ रही है, जनता आपसे जुड़ना चाहती है, आपको सुन रही है, किसी भी नेता के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए विश्वास का सबसे बड़ा आधार ही होता है।
जो कि कम से कम विपक्ष की सभाओं में, आप तेजस्वी के कार्यक्रम देख लीजिए पूरे बिहार में, आप कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन के कार्यक्रम देख लीजिए झारखंड में, आप अखिलेश जी के कार्यक्रम देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, कि किस तरह से लोग उनके साथ अपनी बातों, उनकी कही गई बातों के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और यही तो आप किसी भी नेता को, किसी भी राजनीतिक दल को या किसी प्रचार अभियान को ताकत देती है। और ये जो जनता रिस्पॉन्सिव क्यों है कि वह महसूस करती है कि जो उनसे, उनके जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं, उनके समाधान की बात करने वाले लोग हैं, जिनको 10 साल तक खारिज किया जाता रहा। और मेरा अपना मानना है कि यह जो अभियान कांग्रेस या विपक्षी दल या इंडिया दल समूह चला रही है, इसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई पड़ता गया और बहुत डिरेल होता जाएगा बीजेपी का चुनाव अभियान। बीजेपी वजह इसकी मैं मानता हूं कि एक तो आपका हिंदुत्व का नारा जो पूरा का पूरा अमरेला तक छाता था, वो पूरी तरह से बिखर गया। दूसरी चीज कि आपके पास लोगों से कहने के लिए कोई नया विषय नहीं है। तीसरी चीज कि पूरा का पूरा अब जो प्रचार अभियान है आपका नकारात्मकता के आधार पे है। चौथी चीज कि आपके कार्यकर्ताओं के पास लोगों को समझाने, बुझाने, सरकार की उपलब्धियां बताने का कोई भी रोड मैप नहीं है। और पांचवी बात कि आप जो आपका संगठन है, वो संगठन भी पूरी तरह से शिथिल है, उत्साहहीन है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 5 पॉइंट में आपने तमाम बातें यहाँ रख दी हैं।